मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारा अभी चल रहा था लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ। होप्स आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट लिख सकते हो अपना। तो बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हमने पढ़ लिया है, न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ लिया हमने। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी है, सपोज कीजिए अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास अगर m है, तो अगर मैं इसमें फोर्स अप्लाई करता हूं F, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो फार्मूला हमने पढ़ा था E = F/n। ये हमने देखा था। और न्यूटन सेकंड लॉ ही हमें बताता है किसके बारे में, कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है कि फोर्स लगेगी या नहीं लगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने देखा कि उसमें क्या इशारा किया कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है या किसी बॉडी में वेलोसिटी चेंज होती है, तो उस वक्त मतलब उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है। ये हमने कंक्लूजन निकाला अभी तक। अब बच्चों, कुछ हम इसके और आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। तो बच्चों, सबसे पहला इसमें पढ़ लेते हैं consequences of Newton second law। तो बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि ये जो F = ma है रिलेशन, न्यूटन सेकंड ने जो फार्मूला दिया, ये हमें क्या देता है? इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। दिस लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जस्ट ये आप समझिए पहले। अब देखिए कि फोर्स का जो यूनिट है वो आपने पढ़ा होगा, 9 न्यूटन भी है, डाइन भी है। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट्स इसके। और जो फोर्स का एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट एक होता है फोर्स का, एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल। ये बच्चों आपको कई बार एग्जाम में भी पूछता है, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है। तो बच्चों, एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब है कि फोर्स इज सेड टू बी, force is said to be absolute unit कब? if it produces a unit acceleration, if it produces a unit acceleration in a body of unit mass। अगर एक बॉडी है, उस बॉडी का यूनिट मास है, तो उसमें यूनिट एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस होती है, तो समझ लो कि उस फोर्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। अब बच्चों कि अब इसमें आप बोल सकते हो कि इसके आगे एब्सोल्यूट यूनिट जो है फोर्स के दो यूनिट है इसमें। एक है आपका एसआई यूनिट, आप बोलिए एसआई एब्सोल्यूट यूनिट। एसआई एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है? एसआई एब्सोल्यूट यूनिट हम बोलते हैं फोर्स का, जो एसआई में एब्सोल्यूट यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूटन। तो आप बोल सकते हो बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन कब बोलोगे आप बच्चों? द एसआई फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। देखिए, फोर्स का फार्मूला आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका फोर्स 1 न्यूटन कब आएगी? फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। आपको
मतलब कि अगर एक बॉडी 1 kg की है तो उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होती है। समझ लो जो फोर्स लगा रहे हो 1 न्यूटन। और इसका एब्सोल्यूट यूनिट में जो सीजीएस यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट का सीजीएस यूनिट क्या है, वो डाइन है, डाइन। तो फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन। एक डाइन फोर्स कब होगी, जब वो 1 ग्राम, बॉडी का मास है 1 ग्राम, उसमें अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन यूज होती है तो तब हम बोलते हैं कि फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन इफ इट प्रोड्यूसेस ए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। अब बच्चों इसको मैं ऐसे भी सकता हूं, देखिए रहा है 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम आपका होता है 10 की पावर 3 ग्राम, और 1 मीटर कितना होता है 10⁻²2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैं ऐड कर दीजिए, बन जाएगा 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, डाइन के। इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 5 डाइन। ये मेरे पास एक फार्मूला बना कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ये आप रिलेशन लिखेंगे एग्जाम में हो सकता है। तो ये आप सबसे पहले आप याद रखना एब्सोल्यूट यूनिट में आपको यूनिट एक्सेलरेशन यूज करनी है। या यूनिट का मतलब होता है 1 मीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है यूनिट। अब जो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगा, द फोर्स इज सेड टू बी द ग्रेविटेशनल यूनिट इफ इट प्रोड्यूसेस, यहां पर क्या लिखा था मैंने, इफ इट प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन, यहां पर होता है if it produces a acceleration due to gravity। मतलब जो इसमें acceleration यूज होनी है वो यूनिट नहीं लेनी है। force is said to be gravitational unit if it produces a acceleration, if it produces a acceleration equal to acceleration due to gravity in a body of unit mass। ये बच्चों फर्क है आपका। इसमें हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट यूनिट में, एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है कि अगर एक बॉडी का मास यूनिट है तो उसमें यूनिट एक्सेलरेशन यूज करनी है। लेकिन इसमें ग्रेविटेशन यूनिट में क्या होता है कि बॉडी का मास तो यूनिट रहेगा, लेकिन इसमें हमें फोर्स इतनी लगानी है कि उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो वो g के बराबर हो, तब हम बोलते हैं कि वो ग्रेविटेशनल यूनिट। तो बच्चों ग्रेविटेशनल यूनिट भी यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम में, एसआई सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल यूनिट, जो फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट है वो है केजी वेट, इसको बोलते हैं केजी वेट, या आपको बोलेगा किलोग्राम फोर्स, ये ऐसे वर्ड आएंगे। तो केजी वेट या किलोग्राम फोर्स होता है 1 केजी वेट या 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होती है। बच्चों आपने क्या करना है कि मास आपको 1 ही लेना है, जैसे 1 केजी का मास है, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो g के बराबर होनी चाहिए। तो g जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स which produces a acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg। तो बच्चों इन सीजीएस सिस्टम में देखिए, सीजीएस सिस्टम में अगर आप देखोगे तो इसी फोर्स का यूनिट होता है ग्राम वेट या ग्राम फोर्स। तो बच्चों 1 ग्राम फोर्स किसके होगी, अगर वो 1 ग्राम बॉडी का मास है वो 1 ग्राम है, उसमें अगर कितने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, इसका सीजीएस यूनिट बनेगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो the gravitational unit of force is said to be 1 gram force if it produces a acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। तो ये बच्चों कई बार बोर्ड्स के, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया कि कन्वर्जन आती है न्यूमेरिकल में,
तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विद दिस फार्मूला। जैसे फर्स्ट लॉ में फोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इट इज ए पुश या पुल, लेकिन मुझे को पूछे पुश या पुल कैलकुलेट कैसे करना है, कितना पुश मैंने किया, कितना पुल किया, तो वो न्यूटन सेकंड लॉ में बता सकते हैं इस फार्मूले। तो ये बोर्ड के थोड़े से आप कुछ पॉइंट्स याद रखें, हम धीरे धीरे इसके आगे चलेंगे कंप्लीशन की तरफ। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कम से कम ये बच्चे को पता हो कि एक न्यूटन फोर्स कितनी है। अब बच्चों यहां से आप देखिए सेकंड इसका एक कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि मान लीजिए कि ये कहता है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, यही था एक पजल जो सदियों तक के लगा रहा, लोगों को कंफ्यूज करता रहा। कहता है कोई फोर्स नहीं चाहिए, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो हर जगह पर सेम है, तो अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कहते हैं कोई फोर्स नहीं चाहिए। तो चलो यार देखिए बच्चे इसमें कैसे निकलेगा कांसेप्ट कि F फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब ये कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी जाती है तो उसकी फाइनल और इनिशियल स्पीड बराबर हो जाएगी, तो 0/t=0 आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 होगी तो m0 हो जाएगा, मतलब कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, कोई फोर्स नहीं चाहिए हमें कि इसमें इस केस में कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। लेकिन थर्ड देखिए, थर्ड बच्चों देखिए कि हमें फोर्स चाहिए होती है अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आती है। मान लो कि अगर आपने यहाँ पर देखा कि ये बॉडी है उसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद 2u हो गई है, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ गई है, तो बच्चों आप समझ लो कि यहाँ पर पक्का फोर्स लगी है। तो इसका मतलब इसका प्रूफ दे सकते हैं कि मान लो कि इसकी वेलोसिटी अगर चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गया 2u माइनस u/t, तो आएगा u/t। अब देखिए इसकी एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। जब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी तो इसका मतलब कि यहाँ पर फोर्स लगी है। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर है आपका, इसका मतलब कि कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर आपका नाम यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, समझ लेना कि वहां पर फोर्स लगी है। और जो फोर्स लगती है वो किस तरफ लगती है, फोर्स जो है एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये बच्चों आप याद रखना कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होगी उसी तरफ फोर्स लगेगी, उसी तरफ चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मैंने लास्ट वीडियो में ये पूरा डिटेल में क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी आप दोबारा इसको जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको ज्यादा याद आ जाएगा कि फोर्स जो है वो उसी तरफ लगती है जिस तरफ क्या होता है, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो। ये आप बच्चों याद रखिए। बच्चों इस चीज को भी समझने के लिए आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चलो हम देखते हैं इस चीज को कि क्या फोर्स उस तरफ लगती है जिस तरफ एक्सेलरेशन होती है। बच्चों हम क्या करते हैं कि ये ग्राउंड के ऊपर खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक बॉल, ये मेरे पास एक बॉल है, इसको मैं ऊपर फेंकता हूँ। मान लो ये इसको मैं ऊपर फेंकता हूँ, ये आ गया ए पॉइंट, इसको मैंने ऊपर फेंका, ये वेलोसिटी u से जा रहा है। यहाँ पर आ गया दूसरी पोजीशन इस बॉल में, यहाँ पर आ गया तीसरी पोजीशन मतलब कि टॉप पोजीशन। अब बच्चों ये बॉल ऊपर जाएगा, वहां से फिर वापस आएगा, मुड़ेगा, मान लीजिए वहां से अब वापस भी आएगा। देखो ए पॉइंट से भी ऊपर जाएगा, बी से भी ऊपर जाएगा, सी से भी ऊपर, सी पर रुक जाएगा, यहाँ पर रेस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि बॉल वापस आएगा यहाँ से। और ए पोजीशन में लेता हूँ, ए से ऊपर जा रहा है, बी से नीचे वाले ले लेता हूँ। मान लो बी से नीचे आ रहा था, ऊपर भी जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट लेता हूँ बी से, मान लीजिए मोशन इसका नीचे था, यहाँ इसका मोशन जो है वो अपवर्ड था, और
यहाँ पर ये रुक गया। अब बच्चों मुझे अगर आपको बोला जाए कि बताइए भाई कि इस बॉल में फोर्स की डायरेक्शन बताओ, फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है, तो बच्चों अब कई लोग ये डायग्राम बना लेते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर बॉडी ऊपर जा रही है तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर लगेगी, बी के ऊपर बॉडी नीचे आ रही थी तो उसने फोर्स की डायरेक्शन नीचे लगा दी, और सी पॉइंट के ऊपर बॉडी रेस्ट में है तो वो उनका मतलब कि फोर्स भी जीरो होगी। तो अगर बच्चों आपके भी दिमाग में ये बात है कि बॉडी ऊपर जा रही है फोर्स ऊपर लग रही है, बॉडी नीचे आ रही है फोर्स नीचे लग रही है, बॉडी रुकी है तो फोर्स जीरो होगी, अगर आप में भी ऐसा कोई मिसकंसेप्ट है तो बच्चों इसको दूर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि फोर्स उसी तरफ लगेगी जिस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो बच्चों आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, अबव द ग्राउंड फेंकते हैं, तो जब ये मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है बच्चों, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, चाहे बॉडी ऊपर जाए नीचे जाए, एक्सेलरेशन जो है इसकी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। ये तो आपको मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया था कि चाहे बॉडी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इसकी एक्सेलरेशन एक ही लगती है, इसमें वो एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसका मतलब अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा कि फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा उस तरफ होगी जिस तरफ एक्सेलरेशन होगी। तो बच्चों यहाँ पर इसकी करेक्ट डायग्राम यहाँ पर आएगी कि यहाँ पर हर वक्त फोर्स जो है वो नीचे ही लगेगी, चाहे बॉडी ऊपर जाए, चाहे बॉडी नीचे जाए, चाहे बॉडी ऊपर रुक जाए, इसकी जो फोर्स है वो हमेशा नीचे लग रही है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर मोशन का कोई लेना देना नहीं, हमें मोशन ऊपर ज्यादा दिखाई देता है, जरूरी वहां पर फोर्स भी ऊपर लग रही है। तो ये जो फोर्स होती है बच्चों, ये वेट के बराबर होती है, और वो वेट होता है mg के बराबर हर जगह पर। ये आपने यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर समाप्त किया, ये आप पॉइंट नोट करिए बच्चों। अब देखिए कुछ और प्रॉब्लम, मान लीजिए ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, मैं क्या करता हूँ इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकता हूँ, ये अब ये प्रोजेक्टाइल बच्चों ऐसे जा रहा है, यहाँ से देखिए ये इस पॉइंट से इधर जा रहा है, ऐसे इधर जाएगा, इधर इधर जाकर रुक जाएगा, पाथ में रेस्ट हो जाएगा, यहाँ से नीचे गिरता है तो ये इधर इधर आता है। तो आपको बताना है कि इस पूरे मोशन में फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आप थोड़ा सा जो मैंने समझाया कि आपके पल्ले पड़ा। मैंने आपको बोला कि जब बॉडी फ्री फॉल होती है, ऊपर फेंको, ग्रेविटी की गिरी होती है, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है, और जिस तरफ एक्सेलरेशन होती है उस तरफ फोर्स लगती है। बट यहाँ पर भी आप देखिए जो फ्री फॉल ये क्वेश्चन, क्योंकि ये अंडर द ग्रेविटी है, इसमें भी आपकी एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लग रही होगी, ये एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लग रही है। तो आपको मोशन देखकर ही कंफ्यूजन है कि वो मोशन ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी जो फोर्स होगी वो भी हमेशा नीचे लग रही होगी, इसकी फोर्स हमेशा नीचे, ऐसे कभी नहीं लगेगी टेंजेंट, ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, उसी फोर्स को बोलते हैं वेट। तो होप्स आपको बच्चों थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि ये जरूरी नहीं कि जिस तरफ बॉडी जाती दिखती है, जिस तरफ मोशन है उस तरफ फोर्स होती है, नो, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या जिस तरफ एक्सेलरेशन। ये आप बच्चों को याद रखिए। तो बच्चों अब यहां पर हम करते हैं इसका कुछ और व्यू, कि हमने इस रिलेशन से देखा कि ये जो फोर्स होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स के वेक्टर क्वांटिटी है, इसके तीन कंपोनेंट होंगे, x y j, z एक्सिस का कंपोनेंट निकालना तो वो k आ जाएगा, इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन के भी आ जाएंगे तीन कंपोनेंट, a x एक्सिस में, और y एक्सिस में एक्सेलरेशन, और z एक्सिस में एक्सेलरेशन। तो यहां से बच्चों यहां से कंफ्यूजन देखिए कि यहां पर जो फोर्स है एक्स एक्सिस में जो लगेगी वो किसके ऊपर होगी, एम ए एक्स, जो वाई एक्सिस में फोर्स लगेगी वो एम ए वाई, जो जेड एक्सिस में फोर्स लगेगी वो एम ए जेड। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्स एक्सिस का मोशन है,
वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है, तो आप याद रखना है कि एक्स एक्सिस की जो एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस की जो एक्सेलरेशन है वो तभी चेंज होगी अगर उस एक्स एक्सिस में कोई फोर्स भी लग रही है, और वाई एक्सिस की जो एक्सेलरेशन है वो उसके ऊपर तभी इफेक्ट पड़ेगा अगर वाई एक्सिस में कोई फोर्स भी है। मतलब कि अगर फोर्स वाई एक्सिस में, मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है, फोर्स सिर्फ वाई एक्सिस में लग रही है, तो बॉडी एक वेलोसिटी v से चल रही है एक्स एक्सिस में, मान लीजिए एक बॉडी है वो वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस में चल रही है, लेकिन फोर्स आपकी वाई एक्सिस में, तो क्या इस बॉडी में वेलोसिटी चेंज होगी? ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहां से याद रखना है आपने कि ये फोर्स वाई एक्सिस में लग रही है, तो इसका मतलब ये फोर्स सिर्फ वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन को ही, वाई एक्सिस में ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, ये फोर्स एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसका मतलब है कि इफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, then this force does not affect the velocity in the horizontal motion. It means its velocity remains constant in the horizontal direction. अब बच्चों इसके एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास, जैसे हमने को पढ़ा है कि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन था, जैसे हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, आपने देखा था कि ये वेलोसिटी है v, इसमें आपने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए थे, एक था आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक था आपका वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन बच्चों इस पूरे मोशन में आपने देखा था कि vx आपका सेम रहा था, vx जो है वो आपका सेम रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी ही चेंज हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो जो फोर्स होगी बच्चों, वो फोर्स सिर्फ, अभी आपने जो पहले मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, चाहे बॉडी यहां हो फोर्स इसकी ऐसे लगेगी, जिसको वेट बोलेंगे, यहां भी फोर्स वेट, यहां भी फोर्स नीचे लगेगी, तो इसका मतलब ये जो फोर्स लग रही है ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी, अब इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो इट मींस कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अगर आपकी फोर्स एक्स एक्सिस में लग रही है तो फिर एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन चेंज होगी, वाई एक्सिस में फोर्स लग रही है तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन चेंज होगी, जेड एक्सिस में लग रही है फोर्स तो जेड एक्सिस की एक्सेलरेशन चेंज होगी, जेड एक्सिस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये बच्चों आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कंफ्यूज करता है न्यूमेरिकल्स में, इसलिए आप याद रखना, ये नहीं कि फोर्स लग रही है तो आपकी वेलोसिटी चाहे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में तो उसको फर्क पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता जी, आप याद रखना। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, मान लीजिए बच्चों की आप एक, ये आपका एक ट्रेन का डिब्बा है, मतलब ट्रेन आपकी चल रही है, वेलोसिटी 20 u, ये ट्रेन चल रही है वेलोसिटी u। अब बच्चों मान लो यहां पर एक आदमी यहां पर बैठा हुआ है, इस चेयर के ऊपर यहां पर बैठा हुआ है एक आदमी, अब इसके हाथ में एक बॉल है, ये बॉल है, अब अगर ट्रेन यू वेलोसिटी से चल रही है तो मतलब कि ये आदमी भी यू वेलोसिटी से चल रहा है और इसकी वेलोसिटी, इस बॉल की वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में यू है, ये मान के चलिए, क्योंकि ये आदमी इसी ट्रेन में है, अगर ट्रेन यू से चल रही है तो जितने भी अंदर लोग हैं वो भी यू वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब मान लो कि मैं इसको क्या करता हूँ, बॉल को ऊपर फेंक के यहां जाता है, फिर ये बॉल वापस नीचे आता है, तो क्वेश्चन आता है कि जब मैं इसको ट्रेन में से उसको ऊपर फेंकूंगा बॉल को, तो क्या ये बॉल मेरे हाथ में वापस आएगा या मेरे पीछे गिरेगा, पहले ये क्वेश्चन ध्यान से क्लियर कर लें। अब बच्चों आप देखिए कि जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो इसकी दो वेलोसिटी, एक थी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक थी आपकी वर्टिकल वेलोसिटी।
अब आप याद रखना यहाँ पर दो किस्म के मोशन, ये मोशन और ये मोशन बच्चों याद रखना, ये इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं। मतलब कि इस मोशन से कोई लेना देना नहीं होता और इस मोशन का इस मोशन से कोई लेना देना नहीं होता। ये बात आप पहले दिमाग में उठा लीजिए कि मान लो कि जैसे मान लो ये आप ऐसे समझिए कि मान लो कि मैंने इस पेन को फेंका, ये ऊपर जाएगा, तो इसमें वही समझिए कि अगर आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, ग्राउंड के ऊपर भी आप खड़े हैं, तो आपने किसी बाल को ऊपर फेंका अगर, तो वो आपको पता है कि ऊपर वेलोसिटी इसकी 0 होगी, फिर वो दोबारा आपके हाथ में नीचे गिरेगा। मतलब कि वर्टिकल मोशन के ऊपर इस हॉरिजॉन्टल का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हुआ कि आप चाहे ट्रेन के बाहर हैं चाहे अंदर हैं, वर्टिकल मोशन रिमेन्स सेम एज इट इज एज वी सीन ऑन द आउटसाइड द ट्रेन। तो ये ही जैसा दिखेगा। इसका मतलब हुआ कि वर्टिकल मोशन के कारण वो चीज हमारे हाथ में ही आएगी। और हॉरिजॉन्टल मोशन जो इसकी यू वेलोसिटी, जैसे बाल जो है, अब ट्रेन आगे चल रही है तो बाल के साथ भी कितनी वेलोसिटी यू, इसका मतलब कि अगर ट्रेन 10 फुट आगे चली तो ये आदमी भी आगे 10 फुट चला जाएगा, बाल भी आगे 10 फुट चला जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में तो ये आदमी भी वहीं पहुंच जाएगा, लेकिन वर्टिकल मोशन के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए बाल आपके हाथ में वापस आ जाएगा। और बच्चों सिचुएशन चेंज करते हैं। सपोज कीजिए अब इसी प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि मान लो यही आदमी यहां बैठा था, अभी इसके हाथ में वेलोसिटी u है, मैं ट्रेन u वेलोसिटी से चल रही है, इसने उसी वक्त बाल को ऊपर फेंका। जब जो ऊपर फेंका तो इस बाल की वेलोसिटी कितनी है u, लेकिन जब ये बाल ऊपर गई तो ट्रेन वाले ने क्या कर दिया कि एक्सेलरेट कर दिया, इसकी वेलोसिटी जो थी वो u डैश होगी, मतलब की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अब बच्चों अब देखिए अब क्या हुआ इस केस में कि इस बाल की वेलोसिटी अब बढ़ेगी नहीं। अब इसकी वेलोसिटी अगर ट्रेन की वेलोसिटी अब ज्यादा हो गई है, लेकिन इस बाल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब उतनी ही रहेगी जितनी पहले, क्योंकि अब बाल जो है वो हवा में आ गया है, तो ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी है। तो अब बच्चों ट्रेन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी और बाल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जो डिस्टेंस उतना नहीं कवर कर पाएगा। कहने का मतलब ये आदमी जो होगा, अब ये आदमी थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगी कि ये आदमी अब यहां चला जाएगा। अब बाल जो होगा वो वर्टिकल पोजीशन, तो वर्टिकल देखिए वर्टिकल मोशन पे हॉरिजॉन्टल मोशन का कोई असर नहीं पड़ता। वर्टिकल तो वही काम करेगा कि ऊपर ले जाएगा फिर वापस नीचे फेंकेगा, लेकिन क्योंकि ये आदमी ट्रेन में बैठा था तो ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है, तो ये आदमी आगे चला जाएगा, तो ये बाल की हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं बढ़ी है, इसलिए वो पीछे रह जाएगा और बाल इसके पीछे। तो ये बच्चों आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि दो इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं यहाँ पर, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, ये दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं, इसका एक दूसरे के साथ कोई भी लिंक नहीं होता। ये आप बच्चों याद रखिए प्रॉब्लम, ये आगे काम आएंगे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। और बच्चों आगे देखते हैं कि अभी आपने देखा कि F इज इक्वल टू एम ए, यहां से A इज इक्वल हो गया F अपॉन M, मतलब कि अगर मेरे पास फोर्स सेम है, मतलब में दो बॉडी है, एक का मास m बार है, एक का मास m होगा, तो दोनों का मास ऐसे लिखते हैं, एक का मास 10 kg है, एक का मास 100 kg, दोनों के ऊपर मैंने सेम फोर्स लगाई 10 न्यूटन, फोर्स सेम है। अब इसका मतलब है कि अब मुझे क्या करना है इसमें, एक्सेलरेशन किस में जल्दी प्रोड्यूस होगी, फोर्स अगर सेम है जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब कि इसके बीच में एक्सेलरेशन जो है वो जल्दी प्रोड्यूस होगी, इसमें नहीं प्रोड्यूस होगी, इसमें लेट प्रोड्यूस होगी। मतलब कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होनी है, मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस होनी है किसी बॉडी के बीच में,
वो डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी, मतलब मास ज्यादा, चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा, मतलब अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी चेंज होनी है तो वो डिपेंड कर रही है मास के ऊपर। तो इसका मतलब कि वो जो चेंज करना उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपनी पोजीशन से चेंज होना उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इसका मतलब है कि यहां पर जो है मास जो है, मास मेजर द इनर्शिया, मतलब मास जो है वो इनर्शिया बताएगा। ग्रेटर द मास, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा वो टू चेंज, टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वो बॉडी रेसिस्ट करेगी चेंज इन वेलोसिटी होने में। तो समझ लो कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, मास के ऊपर। मास ज्यादा, चेंज इन वेलोसिटी कम होगी। तो इसका मतलब है कि वो मास जो है वो मेजर कर रहा है इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना उस बॉडी का इनर्शिया होगा और उतना वो जल्दी अपनी स्टेट चेंज नहीं करे। इसी को हम बोलते हैं कि मास जो है वो मेजर करता है इनर्शिया का, इनर्शियल मास। जितना ग्रेटर द इनर्शियल मास उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और बच्चों अब हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स करते हैं इसका, कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। पहले सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते करते हम आगे चलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप देख लीजिए सिंपल प्रॉब्लम को, हम देखते हैं यहाँ पर कि आपको कुछ सिंपल प्रॉब्लम कराए गए। ये देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी, सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। एक बॉडी, इसका मास जो है वो m, और इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई F, सीधी फोर्स लगाई। आपको बोला जाता है इसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस। तो बच्चों सबसे पहले जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ एक्सेलरेशन, ये आप नोट कर देते हैं। तो लगाओ न्यूटन सेकंड लॉ। F होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हो गया F अपॉन मास। ये आपकी पहली आ गया केस फर्स्ट, सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल। दूसरा क्या इसमें हो सकता है सिंपल न्यूमेरिकल, पहले आप सिंपल करते हैं और प्रॉब्लम बताते हैं। मान लीजिए ये बॉडी, आपको सिंपल प्रॉब्लम क्या आ सकती है। मान लीजिए आपको बोलता है कि इसमें एक फोर्स आपकी ये लग रही है, ये ऐसे मेरे यहाँ पर कुछ एंगल में आ रही है थीटा। आप बताओ इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। तो बच्चों तो अब इसका रिजल्ट फोर्स से कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, इधर आ जाएगा F sin थीटा, और इसका वेट जो है देखिए, इसका बॉडी का वेट आएगा mg नीचे, और उसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी वो n आ जाएगी। ये तो दोनों आपस में बैलेंस कर जाएंगे, इनका कोई एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस, अब ये और ये n प्लस f sin थीटा और mg ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है कि इनका एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं। तो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगी सिर्फ ये वाली फोर्स, इसी फोर्स के कारण बातें चलेगी। ये तो उसको बैलेंस करेंगे, जैसे इस केस में भी आप बना सकते हो कि mg और इसकी नॉर्मल एक्शन जी आएगी, ये दोनों कट जाएंगी, ये बॉडी को बैलेंस रखेंगी, एक्सेलरेशन होगी जिस पर बॉडी की ये एक्सेलरेशन हमें कहा सकते हैं। तो f कितना आएगा, f cos थीटा अपॉन, इसमें ये आएगा आपका फॉर्म f cos थीटा बाई। अब बच्चों कि मान लीजिए आपको कुछ बोलता है कि ये आपके पास एक बॉडी, ये ग्राउंड के ऊपर पड़ी है, सपोज कर, आपको बोलता है कि ये एक फोर्स F1 है, एक फोर्स ये आपको बोल देता है F2। हाँ मुझे थीटा 1 ले लेते हैं, मुझे यहाँ से थीटा 2 एंगल बना रही है। तो अगर ऐसा होता है तो बच्चों फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर समझो कि यहाँ पर पहले फोर्स के लाभ के लिए इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा F1 cos थीटा 2, इधर आ जाएगा F1 sin थीटा 2, ये आगे इसके दो टुकड़े। अब इसका देखिएगा, इसका इसका आएगा ये आएगी फोर्स ये,
ये एंगल इसका इधर आ जाएगा F2 cos θ1 और इधर आ जाएगा आपका F2 sin θ। तो और इसका वेट जो है वो नीचे आएगा। देखिए ये आपकी वेट आ गया मुझे और नॉर्मल एक्शन आएगी इसकी ऊपर। ये अब नॉर्मल इसकी फ्रीडम डायग्राम ना लेते हैं तो ध्यान से समझ आ जाएगा कि देखिए इधर पहला देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है। एक लग रही है आपकी F1 cos θ, एक ये फोर्स आ गया और एक ये बन रही है F2 cos θ। ये दोनों में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। नीचे कौन सी लग रही है? नीचे लग रही है एक mg, दूसरी लग रही है F2 sin θ1 और ऊपर लग रही है एक नॉर्मल एक्शन, ये एक F1 sin θ2 और F2 और नहीं ये। अब बच्चों ये जो फोर्सेस है ये वर्टिकल और ये डाउनवर्ड, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि ये तो इसको बैलेंस करेंगे बॉडी को। तो यही बॉडी से ये वाले दोनों मिलकर मोशन प्रोड्यूस करेंगे, ये वाले फोर्सेस। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगी वो आपकी कितनी मिलेगी? F2 cos θ1 plus F2 cos θ2 is equal to ये आप प्रोड्यूस करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में ये तो कर जाएंगे, तो ये बच्चे से लगेगी फोर्सेस। तो बच्चों ये वाला आपके यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये m को नीचे ले आइए तो F2 cos θ1 F2 cos θ2 अपॉन ये बन जाएगी एक्सेलरेशन। तो इस तरह बच्चों आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस को आपको करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे एग्जाम में कर, तो आपको ध्यान देना है इस तरह। अब देखिए देखो सिंपल केस ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी बॉडी खुद ही इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये, तो यहाँ पर एक बॉडी में रहता हूँ जिसका मास m है, एंगल थीटा। ये भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि इसका वेट तो नीचे आएगा ये mg और इस तरफ आएगी इसकी नॉर्मल डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन जो कि वो जहां वो दो सरफेस होंगे उसकी परपेंडिकुलर आएगी। तो ये आएगा थीटा, जितना ये एंगल उतना ये एंगल होगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक आएगा mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा। बच्चों जी आप याद भी रखना जब भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई चीज हो, इस तरफ mg sin थीटा होता है, इस तरफ mg cos थीटा। अब मान लीजिए कि अब देखिए ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे और अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं कर रहे, तो अब बॉडी जब नीचे ही गिरेगी एक्सेलरेशन a से, तो अब यहाँ पर लगाओ फार्मूला F इक्वल टू ma, तो फोर्स आपकी आएगी सिर्फ mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, mm कट जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगी g sin थीटा, मतलब g sin थीटा एक्सेलरेशन से वो बॉडी नीचे गिरेगी अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो। फ्रिक्शन का भी हम बाद में आपको बताएंगे। मान लीजिए अगर फ्रिक्शन फोर्स होती, फिर इधर भी एक फोर्स लगती, एक गाड़ी रहती है, मान लो इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होती मान लीजिए एक फोर्स इधर भी लगती पीछे की तरफ, एक इधर भी लगती, फिर यहाँ पर नेट फोर्स निकालते। फिर बच्चों देखिए यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए mg sin थीटा इस तरफ है और इसके अपोजिट ये फोर्स है, तो आएगा mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m, ये ऐसे निकालना इस तरह। अगर फ्रिक्शन फोर्स होगी तो ऐसे, अगर और भी फोर्सेस हैं तो आप नेट रिजल्टेंट निकाल लीजिए। देखो ये तो कैंसिल हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट निकालना, नेट आपको पता है वेक्टर सम करना होता है, इस अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर दो इनको ये। अब बच्चों कुछ और प्रॉब्लम हम देख लेते हैं इसकी, तो बेसिक लेवल बाद में हम आपको आईआईटी लेवल की थोड़ा सा करवाएंगे, पहले हम बेसिक करें क्योंकि 90% बच्चे जो है उनको पहले बेसिक ही नहीं समझ आता, तो ऐसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स करके वो उनके लिए वो फिजिक्स को छोड़कर दूसरे से पेड़ रखते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप फिजिक्स से डरिए, पहले छोटी छोटी चीजों पर अपना एक कॉन्फिडेंस बनाइए, हाँ जी मैं कर सकती हूँ, छोटे छोटे निर्णय लीजिए, फिर थोड़ा बढ़ेगा। ये ना
पहले बड़े करके डर जाओ तो छोड़ ही दो फिजिक्स साहब, वो मजा भी नहीं है। तो अब बच्चों, अब आपको याद हो गया कि ये जो फोर्स होती है ये नेट फोर्स होती है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका ये नेट फोर्स कितनी। अब बच्चों एक प्रॉब्लम हम आपको बता देते हैं लिफ्ट वाले, या लिफ्ट प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए आप कोई आदमी लिफ्ट में बैठा, ये एक वेट मशीन, आपने देखा होगा वेट पे माने जाते हैं। वेट मशीन में जब हम खड़े होते हैं, मतलब ये आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया, इसका मास अगर m है तो इसका रियल वेट जो है m, जो होगा वेट इसका mg नीचे की तरफ। तो आपने पढ़ा कि नॉर्मल फोर्स जब कांटेक्ट में दो पार्टी जाएंगी, जब ये आदमी मतलब इसके ऊपर खड़ा है तो इसको लगेगा कि बॉडी आदमी नीचे गिर रहा है, तो ये वेट मशीन क्या करेगी कि उसको ऊपर फोर्स लगाएगी, उस बंदे के ऊपर फोर्स लगाएगी इस को काउंटर करने के लिए। तो वो उसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर हम केस ले लेते हैं कि मान लो कि ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट जो है वो आपकी एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही है सपोज। तो लगाओ न्यूटन सेकंड का पहला केस में फर्स्ट ले लेता हूं। अगर ये ऊपर जाएगी, एक्सेलरेशन जिस तरफ होती है बच्चों, अगर मान लो एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेनी है। क्या आप ऐसे बोलो, या आप रखो जिस तरफ एक्सेलरेशन होगी उस तरफ वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लो, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा नेट फोर्स हो जाएगी। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस तो करना है, ताकि बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि W माइनस m लिखना है या n माइनस W लिखना है। तो बच्चों याद रखो जिस तरफ एक्सेलरेशन होती है वो बड़ी फोर्स लेनी है बस। तो आपको n माइनस mg इज इक्वल टू आ जाएगा जो कि नेट फोर्स ma है। नेट का मतलब समझ रहे हो, नेट का मतलब कि वेक्टर सम से प्लस होती है प्लस कीजिए, माइनस होती है माइनस कीजिए। यहां से n आ जाएगा ma प्लस mg। मतलब कि जब आप लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन a से, तो जो आपका वेट जो होगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, जो वेट मशीन आपको वेट बताएगी, वो आपके एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा, क्योंकि एक्चुअल वेट आपका mg ही है। लेकिन लिफ्ट जब ऊपर, आप लिफ्ट में बैठो तो कभी आप लिफ्ट में फील नहीं कर सकते, जब लिफ्ट ऊपर जाती है हमें लगता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, जब लिफ्ट नीचे गिरती है हमें लगता है कि हमारा वजन घट रहा है। वही चीज है, जब ऊपर जा रहे हैं तो हमारा वेट जो है ये नॉर्मल रिएक्शन की वेट ही है, इसको बोलते हैं अपरेंट वेट। अपरेंट वेट आपका जो है वो बढ़ जाएगा, रियल वेट ये हो गया रियल वेट, mg इज रियल वेट। तो आप देखते चलिए यहां से k सेकंड क्या हो सकता है, k सेकंड हम ले लेते हैं कि मान लो एक्सेलरेशन नीचे से, अगर एक्सेलरेशन नीचे होती, लिफ्ट नीचे आ रही, फिर क्या होगा, फिर ये वाली फोर्स बढ़ने लगेगी, तो आपका आएगा mg माइनस m इज इक्वल टू ma। अब देखिए बच्चों m किस क्या हो जाएगा, m आएगा आपका mg माइनस m। ये देखिए अब आपका जो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से माइनस हो गया, एक्चुअल वेट में से ma माइनस हो जाएगा। तो अब आपका अपरेंट वेट आपको लगेगा कि जब चीज नीचे नीचे आती है हमें लगता है कि हम हल्के हो गए। केस थर्ड देखिए कि मान लो कि अगर ये लिफ्ट जो है ये टूट जाती है, फ्री फॉल होगा, मतलब टूट जाए, जब टूट जाएगी नीचे तो एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगी, जब एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगी तो ये नीचे वाला केस है mg माइनस ये m, ये भी g के बराबर हो जाएगा। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जीरो, मतलब कि आपकी वेट मशीन आपको बताएगी कि आप बिल्कुल वेटलेस हो। तभी बच्चों जब हम गिरते हैं, जैसे अब जंप करो हवा में, तो हमें लगेगा कि हमारा वजन ही नहीं है, वेटलेस हो जाता है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना कि न्यूटन सेकंड कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाता है। अब मान लो इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई रिजिड स्पोर्ट है, यहाँ कोई
एक ये रस्सी रस्सी लगी हुई, तो यहां पर कोई एक मंकी है, ये मंकी जो है ये ऊपर चढ़ रहा है और मंकी का मास है वो मान लीजिए m है, तो मंकी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a से। तो आपको पूछेगा कि इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन पैदा हो जाएगी। फ्री डायग्राम है ये कि देखिए टेंशन क्या होती है, टेंशन हमेशा पुल करती है, ये P इधर लगेगा, इसको इधर पुल करेगी P टेंशन, तो न्यूटन साइकिल ना ही लगेगा बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये वही बात है, ये मंकी है जिसका पहले मास है, इसका वेट नीचे लगेगा mg, जब ये नीचे वेट लगेगा धागे में टेंशन T आ जाएगी। अब आप सिंपल देखिए कि मंकी कहाँ जा रहा है, ऊपर। मैंने क्या बताया, जब एक्सेलरेशन जिस तरफ होती है वो फोर्स आपको बड़ी रखनी है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर नेट फार्मूला बनेगा F न्यूटन साइकिल का F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स दोनों देखिए माइनस हो रही है, तो ये वाली मूव करनी है माइनस T माइनस mg इज इक्वल टू ma, T आपका आ जाएगा ma प्लस mg, मतलब कि आपका जो टेंशन होगी वो ma प्लस mg के बराबर, तो मतलब धागे में टेंशन बढ़ जाएगी। चलो एक प्रॉब्लम इसके रिलेटेड देखते हैं, कोई अच्छी सी प्रॉब्लम, ये बोर्ड की प्रॉब्लम आती है बच्चों। ये प्रॉब्लम है, हाँ ये अच्छी प्रॉब्लम लिख लेते हैं कि ए बॉय ऑफ मास 30 kg, ये क्लाइंट है, उसमें लिखा है कि बॉय है उसका मास 30 kg है और वो ऊपर चढ़ रहा है। जैसे ये एक लड़का है, इसका मास 30 kg है, ये ऊपर चढ़ रहा है, तो क्या लिखा है इसमें, और वो कह रहा है कि ये जो धागा है, ये जो रस्सी है, ये सिर्फ टेंशन इसकी मैक्सिमम टेंशन कितनी ये सहन कर सकती है, ये कर सकती है 400 न्यूटन। मतलब कि इस धागे में ये गिवन दे रहा है कि इस धागे में 400 न्यूटन की अगर टेंशन आए, फिर जो धागा सेफ है, अगर 400 से इसके अंदर टेंशन ज्यादा हो जाए 400 से, तो ये रस्सी टूट जाएगी। तो वो बोल रहा है कि वो पूछता है कि अब बॉय जो है इसको ऊपर चढ़ना है, तो वो कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़े ताकि ये जो धागा है ये टूटे नहीं। तो बच्चों यहां पर वही लॉजिक आएगा कि जब ऊपर चढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ए है, इसका मास वेट नीचे आएगा तो टेंशन ऊपर लगेगी। तो वही अभी हमने निकाला कि जब ऊपर जा रहा है तो टेंशन किसके बराबर थी, ma प्लस mg। तो हमें क्या बताना है, हमें वो बोल रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम टेंशन कितनी है 400 और ma प्लस g, और मास जो है इसका 30 है। ए मुझे निकालनी है, जी के ऊपर 10 लेके चलो, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, आएगा a प्लस 10 इज इक्वल टू 400 प्लस 30, ये तो बन जाएगा 40/3, a निकल जाएगा आपका 40/3 माइनस, ये बन जाएगा आपका 10/3, तो 3 9 कोई अप्रोक्सीमेटली 3.3 मीटर पर सेकंड स्केल के एक्सेलरेशन से अगर चले तो समझ लो कि वो आपका सेफ कर सकता है, वो मतलब कि वो इतनी एक्सेलरेशन से अगर चले तो वो धागा टूटेगा नहीं। इस तरह के बच्चों आपको प्रॉब्लम आती रहती है एग्जाम में, वो आप देख सकते हो, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम। बाकी प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिए, तो प्रॉब्लम आती है तो करेंगे सॉल्व। तो बच्चों एक तो ये पार्ट है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर, कुछ आपको कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम्स आती है। मान लीजिए आपको बोलता है कि ये बॉडीज की देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स भी आप आ सकते हैं एग्जाम में, ये ब्लॉक है, ब्लॉक प्रॉब्लम्स ये है, तो बोलता है कि इसके साथ एक दूसरा ब्लॉक है, ऐसे कुछ दे दिया, तो चलो न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। सपोज कि जिसका मास है वो 2 kg,
इसका मास 5 kg और आपको बोलता है कि इसके ऊपर फोर्स लगाई है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी इन दोनों की, क्योंकि आप देखिए अगर ये दोनों ब्लॉक जुड़े हुए हैं तो बच्चों अगर मैं ये फोर्स F जो है ना, ये फोर्स पहले समझिए ये फोर्स 2 पर लग रही है, मैं फोर्स किसके ऊपर लगा रहा हूं 2 न्यूटन के ऊपर। ये नहीं मानना कि ये फोर्स जो 5 पर लग रही है, ये गलत है। आप जिस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रही है आपको वही लेना है कि 2 kg के ऊपर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, और अगर जितना 2 kg आगे चलेगा उतना ही 5 kg आगे चलेगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों की एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। ये मुझे क्लियर हो गया कंसेप्ट। दो चीजें पहले मुझे समझनी है। अब बच्चों मुझे बोलता है कि देखिए अब जब ये दोनों पार्टी जहां पर जुड़ी, जिस पॉइंट पे जुड़ेंगी तो वहां पर आपको मैंने बताया कि जब दो चीजें जुड़ती हैं तो वहां पर नॉर्मल फोर्स आ जाती है। तो वो नॉर्मल फोर्स आएगी, ये देखिए ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल फोर्स। तो इसकी अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, दोनों निकालते हैं एक्सेलरेशन और नॉर्मल। तो सबसे पहले आप ब्लॉक 1 को पकड़िए, ये ब्लॉक 1 आ गया, इसका मास है 2 kg, इसके ऊपर फोर्स लग रही है कितनी 10 न्यूटन, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो n है। अब बच्चों एक्सेलरेशन इस तरफ अगर जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी। लगाओ न्यूटन साइकिल। न्यूटन साइकिल क्या करता है कि नेट फोर्स जो होती है वो किसका होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स मैंने क्या बताया आपको कि जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ बड़ी फोर्स लेनी है। तो ये देखिए फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ है जिस तरफ एक्सेलरेशन आएगा 10 - n इज इक्वल टू मास कितना बॉडी का 2 इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन के बिना यहां पर देखो, यहां पर आपको दोनों अननोन है, ना ए पता है ना एन पता है। इसलिए सबसे पहले मुझे कोई एक चीज पता होनी चाहिए। आओ बच्चों पहले ए निकाल लेते हैं। देखिए अब मुझे पता है कि जितनी इसकी एक्सेलरेशन उतनी इसकी एक्सेलरेशन होगी, तो ये बन जाएगा 1 ब्लॉक, इसको 1 कंसीडर कीजिए। तो लगाइए जो एक्सेलरेशन का फार्मूला फोर्स अपॉन मास। ये समझिए कि एक ही ब्लॉक है जब तो कितना 2 + 5 दोनों का ऐड कर लो, फोर्स कितनी लग रही है 10 अपॉन मास दोनों का ले लो 7। तो ये बन गया एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन सेम होगी तो सभी ब्लॉक अगर 4 ब्लॉक होते चारों ब्लॉकों का मास एक बार इकट्ठा है। अब बच्चे यहां से आ जाएगा, यहां से जो n होगा वो किसका होगा 10 - 2a। तो 10 - 2 इनटू एक्सेलरेशन हो गया 10/7, 10 माइनस ये आएगा 20/7 जाएगा 70 - 50/7। ये कोई अप्रॉक्सीमेटली 7 के नियर अबाउट आएगी ना के वाले ये जो n है। तो बच्चों जितना ये n होगा उतना ही n होगा, इसका मतलब ये भी 7 ये भी 7। ये आप थोड़ा सा याद रखिए। जब एक्सेलरेशन अगर निकालनी है ब्लॉक वाले में तो आपको फोर्स जितनी भी देगा अपॉन टोटल मास। अब यहां पर भी एक कंफ्यूजन है, देखिए कि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से ये क्वेश्चन मान लो एक बार है, इसका मास 1 kg और दूसरे का मास 2 kg। केवल ऐसे दिया हुआ इधर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन इस तरफ और इधर फोर्स लग रही है 2 न्यूटन। अब केवल बच्चे को पूछते सर आप क्या करना है, तो बच्चों सबसे पहले आपको इसकी नेट फोर्स निकालनी। देखो इधर 2 लग रही है इधर 5 लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी यहाँ पर, नेट फोर्स हो जाएगी बड़ी माइनस छोटी, तो 5 - 2 तो 3। अब इस बॉडी को दोबारा एक ब्लॉक बनाओ, ये आ गया ब्लॉक आपका 1 kg 2 kg और फोर्स लगी कितनी इस तरफ, क्योंकि 5 बड़ा है ना तो ये आ गया नेट फोर्स आपको एवरेज 3 न्यूटन। अब आपको ऐसे बोलना है कि इसके ऊपर 3 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स है 3 अपॉन टोटल मास 1 आ जाएगा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड।
जब एक्सेलरेशन निकल जाएगी बच्चों तो फिर आप यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट फोर्स जाएंगे यहाँ पर नॉर्मल। तो इसकी किसी टू की ब्लॉक डायग्राम में आपको इसके ऊपर लग रही है फोर्स आपकी 3 न्यूटन की, और इसके ऊपर नॉर्मल एक्शन लग रही है 2 के ऊपर कितनी लग रही है n। तो एक्सेलरेशन इसी तरफ होगी क्योंकि जिस तरफ फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर नेट फोर्स लगा लो, नेट फोर्स आएगा 3 माइनस n इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ से n आएगा आपका 3 माइनस m a, 3 माइनस m, मास कितना है इसका, इस ब्लॉक का 2 का, और एक्सेलरेशन कितनी निकालते हैं 1। तो 3 माइनस 2 1 न्यूटन, मतलब ये इनके बीच में जो नॉर्मल एक्शन होगी वो 1 न्यूटन। इस तरह बच्चों आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी खुद ही परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। कंसेप्ट बस सीख लीजिए, एक न्यूमेरिकल कराने का मकसद है, एक न्यूमेरिकल से कंसेप्ट सीख लीजिए, बाकी तो आप कर लेंगे। एक बच्चों को एक प्रॉब्लम कर देते इसके साथ हम करेंगे आज नया बनाए वीडियो। मान लीजिए आपको ये देता है कुछ स्ट्रिंग के साथ जोड़ देता है वो ऐसे, तो आपको बोलता है कि यहां पर भाई इसको इधर में फोर्स F पे लगा रहा है इस तरफ। तो स्ट्रिंग का मसला अगर आ जाता बच्चों तो उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं। जैसे आपको बोला जाता है कि M1 M2 M3 मास दिया इसने, तो आपने देखिए यहां पर देखिए पहले ये फोर्स लग रही है, तो जितना ये आगे चलेगा उतने ही आगे चलेगा, उतने ही आगे चलेगा, मतलब एक्सेलरेशन सभी की सेम, चाहे वो ब्लॉक वाली प्रॉब्लम हो चाहे स्ट्रिंग हो, एक्सेलरेशन सभी की सेम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही, जितनी फोर्स लग रही होगी F अपॉन टोटल मास। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालो, सबसे मसला आपका पहले तो ये मसला हल हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब बोलेगा क्या पूछेगा, आपको बोलेगा इन दोनों में भी टेंशन होगी। मान लो ये इसको जब पुल करेगा T1 से, ये इसको करेगा T1 से, इनके बीच में टेंशन मान लीजिए ये T2 होगी, तो ये T2 होगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग थ्रेड है तो अलग अलग टेंशन, ये आ गया। अब बच्चों सबसे पहले आप देखिए T1 निकालो। अब देखो इस ब्लॉक की डायग्राम ना, सिर्फ इसको देखो, इसमें नेट फोर्स कितनी आएगी, F इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, और एक्सेलरेशन इधर होगी। सिर्फ M1 की डायग्राम ना, M1 फोर्स इधर, T1 इधर, एक्सेलरेशन इधर, लगाओ नेट न्यूटन सेकंड, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर नेट फोर्स कितनी आएगी, F माइनस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से बच्चों आप T1 निकालो, T1 आएगा F माइनस ma, जी आपका T1 निकल जाएगा। जो भी न्यूमेरिकल में ग्राफ दिया है, मास इसका लेना है M1 है, ये M1 मास है, तो इसके ऊपर लगाया ना मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू ये पुट करके जो भी T1 है। अब देखिए अगर T1 निकल जाएगा तो ये भी T1 यही होगा। अब T2 निकाल सकते हो बच्चों, कैसे देखिए, अब M2 ले लो, इसकी डायग्राम बनाओ, ये देखो ये इधर आ रहा है T1, ठीक, इधर आ रहा है T2, और ये ब्लॉक में एक्सेलरेशन के से इधर ही जा रहा है। लगाओ न्यूटन साइकिल लॉ, इसके ऊपर क्या लगेगा, अब इधर जा रही है बॉडी, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से T1 आपने पहले निकाल चुका होगा, T2 यहां से निकाल ले, अगर T2 यहां से निकलेगा ये भी T2 निकल जाएगा। इसी तरह आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, होप्स आपको काफी मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में, ऐसी बात है। लेकिन इस वीडियो को एक दो बार देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका दिल करता है, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट पक्का देते रहिए ताकि हम अपने वीडियोस में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट ला सकें। क्या क्या आप चाहते हो वो हमें पता चले। तो बेसिक आप करिए, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको शीट्स डालेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिकल्स होंगे। लेकिन सबसे पहले आप बच्चों, हमारे भी काफी एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आप बेसिक को अंडरस्टैंड कीजिए क्या है
न्यूटन्स लॉ क्या थे, क्या जरूरत पड़ी हमें, एरिस्टोटल में क्या ड्रॉबैक था, तब आगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ये तो कई लोग सिर्फ न्यूमेरिकल करते रहते हैं अंदर, उनको न्यूमेरिकल के अलावा को लॉजिक पूछो, उनको लॉजिक समझो, उनको न्यूमेरिकल सारे करना आते हैं, ये करो वो करो, वो एक किस्म के रोबोट बन जाते हैं। उनको न्यूमेरिकल करना आता है, लॉजिकल कुछ पता ही नहीं, हाँ जी ये होगा ये करना है, वो होगा ये करना है, वो गलत है, वो गलत है। इसीलिए देश में डिग्रियां सब ले रहे हैं, लेकिन कोई, जैसे अभी देखिए अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपके देखिए इतनी बड़ी साइंस लगी हुई है पीछे, इतने वर्ड के साइंस लगे हैं, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसलिए थोड़ा सा आप, मेरा ये है कि आप लॉजिक की तरफ जाइए, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया इन्वेंट हो, कुछ नई चीज हो, नई चीज के लिए कुछ हम। ओके, जय हिंद जय भारत।